हेलो फ्रेंड्स, दर्पण सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये इंडियन जो आपका इकॉनमी है उसका पहली यूनिट का दूसरा पॉइंट जो चल रहा है उद्योग, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने उद्योगों के संबंध में उद्योग क्या होते हैं, औद्योगिकरण की प्रक्रिया क्या होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या महत्व है, भारत में उद्योगों का क्या महत्व है, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। कल हमने आपको जो प्रश्न दिया था 5 नंबर में प्रश्न था, मतलब कि आपको 50 से 60 शब्द में उस प्रश्न का उत्तर लिखना था। वो प्रश्न था कि उद्योगों के वर्गीकरण के आधार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों को किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, इस संबंध में आपको बताना था। ठीक है, तो देखते हैं आज का इसका मॉडल आंसर क्या होने वाला है। तो उद्योगों को हमारे यहाँ पे सामान्य प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो 4 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। पहला, श्रम के आधार पर। श्रम के आधार का मतलब होता है कि वहाँ पे कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आधार होता है कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे मतलब कि वहाँ किस प्रकार का कच्चा माल प्रयोग किया जा रहा है या फिर उस कच्चे माल से किस प्रकार की वस्तुएं निर्मित होकर के बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व को आधार आधार पे मतलब कि जो भी उद्योग चल रहा है उसमें अधिकार किसका है, क्या अधिकार वो सार्वजनिक क्षेत्र का है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि जनता का, या उसी को डायरेक्टली बोला जाता है सरकार का। क्या वो निजी क्षेत्र का है या फिर क्या दोनों की उसमें सहभागिता है। ठीक है, चौथा आधार होता है कच्चे माल के स्रोत के आधार पे। कच्चे माल का स्रोत मतलब कि वहाँ पे जो कच्चा माल प्रयोग किया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है। क्या वो कृषि क्षेत्र से आ रहा है कच्चा माल, क्या वो खनिजों से आ रहा है, खनिज क्षेत्र से, क्या वो वन से आ रहा है। तो इसके आधार पर भी उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब इन सब प्रकारों को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला आता है आपको श्रम के आधार पे। श्रम के आधार पे जो उद्योग होता है हमारे देश में, उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक बृहद उद्योग होते हैं, बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पे वो कार्य कर रहे हैं। दूसरे मध्यम होते हैं और तीसरे छोटे होते हैं। इसी को सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, एमएसएमई कहते हैं। ठीक है, देखिए एमएसएमई का जो कैटेगराइजेशन है वो उसमें निवेश के आधार पर है, उसमें पूंजी के आधार पर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एमएसएमई है उसमें कितना निवेश आ रहा है। जैसे अभी क्या है 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का क्राइटेरिया चल रहा है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है आपका उसमें एक तरीके से उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेवा सर्विस सेक्टर का भी, उसको भी इस तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जो सामान्य तौर पे देख रहे हैं वो है श्रम के आधार पे कि वहाँ कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं। तो अगर बड़े पैमाने का उद्योग है, जैसे कि आपका सूती कपड़ा उद्योग हो गया, विभिन्न प्रकार की मशीनों से संबंधित यांत्रिक उद्योग हो गए, ये सब बड़े पैमाने पर यहाँ पे क्या है, श्रमिकों की संख्या अधिक लगती है। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग कैसे हो गए, जैसे आपका कोई साइकिल उद्योग है, कहीं रेडियो बन रहे हैं, टेलीविजन बन रही है, बहुत छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इन छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में श्रमिकों की संख्या की थोड़ा कम आवश्यकता होती है अपेक्षाकृत बड़े पैमाने वाले उद्योगों की। ठीक है, तो इसको मध्यम पैमाने में रख दिया। तीसरा आता है आपका छोटे पैमाने के उद्योग। ठीक है, स्मॉल स्मॉल सेक्टर यूनिट्स। इसमें क्या है आपका, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपके क्या चल रहे हैं, लघु कुटीर उद्योग चल रहे हैं। ठीक है, लोगों ने अपने घरों में छोटी छोटी यूनिट्स लगा के रखी हुई हैं। कोई पापड़ बना रहा है, कोई अन्य खाद्य प्रसंस्करण संबंधित चीज़ें बना रहा है छोटी छोटी यूनिट्स में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है, सामान्य तौर पर देखा जाए तो व्यक्तिगत परिवार के लोग शामिल होते हैं। ठीक है, एक ही परिवार के लोग उसमें काम कर रहे हैं या उनमें कुछ मजदूरों रखते हैं। ठीक है, छोटी संख्या, बहुत ही कम संख्या में। तो ये क्या होता है, आपका श्रम के आधार पर विभाजन होता है। दूसरा आता है आपका कच्चे माल के साथ निर्मित वस्तुओं के आधार पर। कच्चे माल से कौन सी वस्तुएं निर्मित हो रही, किस प्रकार की, उनके आधार पे। तो पहला आता है इसमें भारी उद्योग। अब आपकी जितनी भी यहाँ पे वो चल रही हैं, महारत्न कंपनियां चल रही हैं, अगर हम सार्वजनिक सेक्टर में देखें तो आपकी जितनी भी महारत्न कंपनियां चल रही हैं वो भारी उद्योग में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे उसमें क्या है, लोहा संबंधित, इस्पात संबंधित, अन्य जो संबंधित, जैसे आप हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखें भारी उद्योग की कंपनी क्या है, तो बीएचईएल है हमारे पास। ठीक है, बीएचईएल क्या है, एक भारी उद्योग की कंपनी है। वहीं दूसरा प्रकार होता है इसका हल्के उद्योग वाले। तो हल्के उद्योग में क्या आ जाते हैं आपके, जैसे कहीं वस्त्र बन रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें आ जाती हैं, कहीं खाद्य प्रसंस्करण हो रहा है, तो ये सब हल्के उद्योगों में आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब कि उस उद्योग में जो मैक्सिमम शेयर हैं वो किसके पास हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्या होता है, सार्वजनिक उद्योग होते हैं। सार्वजनिक उद्योग जो होते हैं उनको सामान्य तौर पर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है सरकार के द्वारा। उसके अलावा भी कुछ होते हैं, पर जो कैटेगराइजेशन है वो 3 प्रकार का है। वो कौन कौन सा कैटेगराइजेशन है आपका, तो एक महारत्न कंपनी का कैटेगराइजेशन है। ठीक है, महारत्न कंपनियां। दूसरा होता है नवरत्न कंपनियां, और तीसरा होता है मिनी रत्न। महारत्न कंपनी अभी आपकी कितनी है, शायद तक 11 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने लगभग 1 महीने पहले
एक कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया, पर वहाँ पे पहले से जो एक कंपनी थी बीपीसीएल, उसको क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको 10 भी हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी क्या है, कन्फर्मेशन ही नहीं है। दूसरा होता है आपका निजी उद्योग। निजी उद्योग मतलब जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में है। ठीक है, आपके जैसे पतंजलि के जो उद्योग चल रहे हैं, रिलायंस के उद्योग चल रहे हैं, टाटा के उद्योग चल रहे हैं, ठीक है, अडानी के चल रहे हैं, ये सब निजी उद्योग में आ जाएंगे। तीसरा होता है संयुक्त एवं सहकारी उद्योग। संयुक्त एवं सहकारी उद्योग क्या होते हैं, तो सबसे पहले संयुक्त समझते हैं, फिर सहकारी समझते हैं। ठीक है, तो संयुक्त मतलब क्या होगा कि उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की क्या है ना कुछ सहभागिता है। ठीक है, मतलब सरकार ने क्या हुआ, जैसे अभी आज की तारीख में देख लो, सरकार ने क्या कर दिया, कोई किसी कंपनी को सरकारी जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बीपीसीएल को सरकार क्या कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है। तो सरकार एक्चुअली वहाँ पे प्राइवेटाइज नहीं कर रही है, प्राइवेटाइजेशन का ही एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है विनिवेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, सरकार डिस अब सबसे पहले समझिए कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या सामान्य अंतर होता है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का अगर सामान्य भाषा में बोला जाए, टेक्निकल टर्म में, कि अगर सरकार अपनी उसमें हिस्सेदारी को क्या करती है, कम करती है, और कम में क्या करती है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर दे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम शेयर अब सरकार के पास नहीं रह गए हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के पास नहीं रह गए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये निजीकरण है। ठीक है, 50% से कम हो गए शेयर, मतलब वो 50% से कितना भी कम हो सकता है, 1-2%, 3%, 4% भी हो सकता है, 48% भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा होता है विनिवेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में जो भी उद्योग था उसका क्या होगा, निजी व्यक्तियों के कंट्रोल में नहीं जाएगा वो। ठीक है, उसमें जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहेंगे वो सदैव मेजोरिटी किसकी रहेगी, उसमें सरकार की रहेगी, मतलब सरकार की उसमें जो शेयर हैं सदैव 50% से ज़्यादा रहेंगे। ये क्या होता है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अभी संयुक्त क्षेत्र संयुक्त उद्योगों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, सरकार और संयुक्त उद्योग की क्या है, बराबर की उसमें सहभागिता रहने वाली है। दोनों निजी क्षेत्र के भी और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स उसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होते हैं, इसमें एक प्रकार दिया सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग क्या होता है, तो आपका जो सोसाइटीज एक्ट है 1983 का, जो सोसाइटीज एक्ट है, उसके तहत सरकार की तरफ से परमिशन मिलती है। आप क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में भी इसके तहत क्या करते हैं कि आपस के गांव के लोग ही क्या है, कम से कम 10 लोग है ना, इसमें क्या है, कम से कम 10 लोग और अधिकतम कितने भी लोग हो सकते हैं, वो क्या है आपस में आते हैं, अपने संसाधनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, और उसके माध्यम से किसी न किसी प्रकार की यूनिट लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सहकारी उद्योग। और संसाधनों को जिस जिस अनुपात में साझा करेंगे, ठीक है, संसाधनों को जिस अनुपात में साझा करेंगे, प्रॉफिट भी उनको उसी अनुपात में वहां पर मिलता है। ठीक है, ये सहकारी उद्योग को ही हमने सहकारी कृषि के रूप में पहले समझा हुआ। सहकारी कृषि क्या होती है, इसको हमने कृषि सेक्टर जब पढ़ रहे थे तब हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। आप वीडियोज को पुराने जा करके देख सकते हैं। अगला जो कैटेगराइजेशन आता है आपका, वो है कच्चे माल के स्रोत के आधार पे, मतलब कच्चा माल कहाँ से आ रहा है उसके आधार पे कैसा उद्योग लगने वाला है। अब जैसे समझिए, पहला क्या होता है, कृषि। हमने पढ़ा हुआ है कि कृषि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का इंजन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे उद्योगों में जो कच्चा माल आता है उसका लगभग 22 से 23% है ना, ये डेटा हमने पहले पढ़ा हुआ है, सरकारी डेटा है। 22 से 23% जो कच्चा माल है वो कहाँ से आता है, सिर्फ कृषि क्षेत्र से आता है। ठीक है, अब इसको समझिए कि आपका जो पूरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है हमारी अर्थव्यवस्था में चल रहा है, वो पूरा कृषि आधारित है, पहली पॉइंट। दूसरा, आपके यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, पटसन उद्योग है, चीनी उद्योग है, वनस्पति तेल घी उद्योग हैं। ये जितने भी इस प्रकार के उद्योग हैं, ठीक है, ये सब किस किस पे आधारित हैं, कृषि से प्राप्त हुए कच्चे माल पे आधारित है। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, सूती उद्योग है तो आपके कपास पे है, जूट तो जूट पे हो गया। ठीक है, चीनी आपके गन्ने पे आधारित है, वनस्पति तेल जो आपकी तिलहनी फसलें होती हैं इन सब चीज़ों पे आधारित है। ठीक है, तो ये कृषि आधारित उद्योग हो गए आपके। दूसरा होता है आपका खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग मतलब अब आपके यहाँ पे जो जो खनिज मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, आपका बॉक्साइट मिल रहा है तो उससे कुछ खनिज चल रहे होंगे, लौह अयस्क मिल रहा है उससे कुछ खनिज चल रहे होंगे, आपका कॉपर मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है, इन सब चीज़ों से जो खनिज मिल रहा है उनसे जो चल रहा है उद्योग आपके यहाँ पे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और तीसरा होता है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, वनोपज जो होता है, ठीक है, वनों की उपज से जो चीज़ें मिलती हैं, वनों से मिलती हैं, उनसे जो उद्योग चल रहे हैं। जैसे हमारे देश में जो आपको बाकी देशों में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ हमारे देश में देखने को मिलेगा, वो क्या है, जड़ी बूटी उद्योग। ठीक है, आपका जो यहाँ पे पूरा एक सिस्टम मेडिसिन जो है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूरा उसी तंत्र पे आधारित, उसी व्यवस्था पे आधारित आयुर्वेद। ठीक है, तो एक उसके आधारित जो उद्योग चल रहे हैं वो पूरे वहाँ चल रहे हैं। इसके अलावा क्या है, हमारे यहाँ की जो कागज़ इंडस्ट्री है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री जो है,
वो पूरी उसी पे आधारित है, वनों की उपज पे आधारित है। इसके अलावा लाख इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ पे होती है, ठीक है, रेजिन इंडस्ट्री होती है, ये सब चीज़ें क्या है, वनों पे आधारित हैं। तो ये क्या था आपका, डिटेल में हमने समझा इस चीज़ को, आपके कल के प्रश्न को, कि भारत में उद्योगों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ये 50 शब्दों में नहीं लिखा हुआ था, कम से कम 100 शब्दों में है। इसको समझाने के लिए 100 शब्दों में लिख दिया गया था। आप अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको 50 शब्दों में क्या करेंगे, फिट करेंगे, ठीक है। चलते हैं आज के अपने टॉपिक में। आज का आपका टॉपिक है कि विकासशील देशों में औद्योगिकरण में बाधाएं क्या हैं, ठीक है। या इसी प्रश्न को हम किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, इसी टॉपिक को, कि भारत में मंद औद्योगिकरण के कारण क्या है। मंद मतलब क्या होता है, धीमा, ठीक है। तो भारत में मंद औद्योगिकरण के कारण क्या है, मंद औद्योगिक विकास के कारण क्या है। तो चूंकि यहाँ पे विकासशील क्यों लिखा है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे कई बार प्रश्न उठता है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था वाकई विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उसमें आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील और विकसित के बीच में है। विकासशील और विकसित के बीच में मतलब संक्रमण काल में है। इस संक्रमण काल को क्या बोला जाता है, इमर्जिंग इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इन सब को हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, जो बेसिक्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं सीधे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मंद विकास के कारण क्या हैं। तो जिसमें कारणों को हम डिवाइड कर लेते हैं, देखिए, है ना। सब हमेशा आंसर राइटिंग में याद रखिएगा, कारणों को हमने क्या करना है, एक तरीके से उसमें लय में लिखते नहीं जाना है कि 1 2 3 से लेकर के हमने 15 20 कारण लिख दिए। उन कारणों को आप कैटेगराइज कर दीजिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कैसे कैटेगराइज किया है कि कुछ आर्थिक कारण होंगे, ठीक है, जैसे क्या पूंजी की कमी है, ये एक आर्थिक कारण है। ऐसे कुछ क्या होंगे, राजनीतिक प्रशासनिक कारण होंगे, मतलब प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही होंगी। तीसरा क्या है, हमारे यहाँ का जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक जो ढांचा है हमारे यहाँ का, उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं विद्यमान होंगी जो हमारे यहाँ के औद्योगिक विकास को प्रभावित कर रही होंगी, ठीक है। और चूंकि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगा, जो वैश्विक परिस्थितियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य होता है, उससे भी हमको कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो हमने यहाँ के चौथा कैटेगराइजेशन क्या कर लिया कारणों का, अंतर्राष्ट्रीय कारणों के रूप में, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या है, अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला जो है आपका, वो है पूंजी की कमी। अब देखिए, पूंजी की कमी दो तरीके से होती है सामान्य तौर पर। एक तरीके से आपूर्ति जो है वो दो तरीके से होती है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र से आपूर्ति हो जाए, मतलब कि सरकार उसमें निवेश कर दे, और दूसरा होता है निजी क्षेत्र निवेश कर दे। अब यहाँ पे देखिए, हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश औद्योगिकरण के लिए हमेशा निम्न निम्न बना रहा, ठीक है। आप अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं कि सरकार ने भारी उद्योगों को कितना स्थापित किया है, ठीक है। गिने चुने आपको स्टील प्लांट मिलेंगे और कुछ भारी उद्योग मिल जाएंगे, ठीक है। सरकार उनको गिन चुन के आपको स्वयं बताती है कि ये 11 महारत्न कंपनियां हैं, 40 आपकी नवरत्न कंपनियां हैं, और ऐसे ही लगभग 90 मिनी रत्न कंपनियां, मतलब गिनी चुनी छोटी छोटी कंपनियां स्थापित करके रखी सरकार ने। मतलब सरकार ने यहाँ पे निवेश नहीं किया। दूसरा होता है निजी क्षेत्र से आपूर्ति हो जाए। देखिए, निजी क्षेत्र से आपूर्ति होने का मतलब, निजी क्षेत्र तो आपको आपूर्ति करेगा ही धन की, क्योंकि उसको लाभ कमाना है, उसका उद्देश्य यहाँ पे मार्केट में जमे रहने का क्या है, लाभ है। लेकिन वो सामान्य तौर पर निवेश कब करेगा, जब उसको इस बात का आश्वासन मिल जाए कि उसका जो भी वो निवेश करने वाला है, उसका पैसा डूबेगा नहीं मार्केट में। और ऐसा आश्वासन उसको कब मिलेगा, सरकार की जो नीतियां हैं अगर वो फेवरेबल हों। सरकार की नीतियां अगर उसके अनुकूल नहीं रहेंगी तो वहां पे निवेश नहीं करेगा, ठीक है। अगर प्रतिकूल नीतियां बनाई जाएंगी, जिसमें ऐसा हो कि सरकार उसमें खूब टैक्स वसूल रही है और सामने वाले व्यक्ति को, उद्योगपति को लाभ नहीं हो रहा है, तो आपके यहाँ पे निवेश करने में वो क्या हुआ है, हिचकिचाएगा, ठीक है। तो ये पूंजी की कमी पहली समस्या है आपके देश में, ठीक है। इस समस्या में अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि सरकार ने भी अपने निवेश में वृद्धि की है। और दूसरा चीज़ जो यहाँ पे एफडीआई है, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, खास करके पिछले 4 5 सालों में, ठीक है। अभी कोरोना काल में तो बहुत अच्छी वृद्धि हुई एफडीआई प्राप्ति में, ठीक है। अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार अभी हम 5वें 6वें नंबर पर चल रहे हैं एफडीआई प्राप्ति में वैश्विक स्तर पर। दूसरा है अल्प विकसित अवसंरचना। आर्थिक कारणों में दूसरा आता है आपका अल्प विकसित अवसंरचना। अल्प विकसित अवसंरचना कैसे है कि हमारे यहाँ पे परिवहन सेवाओं की आवश्यकता होती है, संचार सेवाओं की आवश्यकता। देखिए, अब उद्योग लगाते हैं जब आप, तो उद्योग लगाने के लिए कुछ सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। उन सभी सहायक सेवाओं को यहाँ पे क्या किया गया, विकसित नहीं किया गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, जो यहाँ पे निवेश होने वाला था वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अवरुद्ध होता है, ठीक है। तीसरा है संगठित बाजार का अभाव। अब हमारे देश में जो एक तरीके से बाजार दो तरीके से डिवाइड किया गया है, संगठित बाजार और असंगठित बाजार। देखिए, संगठित बाजार और असंगठित बाजार में सामान्य से अंतर क्या होता है कि ऐसा बाजार जो संपूर्ण रूप से सरकार की बनाई हुई नीतियों के तहत क्या होता है, संचालित होता है। और असंगठित बाजार जो रहेगा तो सरकार के उस नीति कानून के तहत ही, पर उसको कोई बंधन नहीं होता है कि उसको हमेशा उसी के तहत संचालित होना है, ठीक है।
तो उस चीज़ का हमारे यहाँ पे क्या है, संगठित बाजार का अभाव है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिकांश व्यवस्था कैसी चल रही है, असंगठित चल रही है। ठीक है। अगला है आपका तकनीकी का अभाव। अब आपके यहाँ तकनीकी आने का क्या एक तरीका क्या होता है, तकनीकी किसी भी देश में हो, इसके दो माध्यम होते हैं। पहला कि आप स्वयं इतने सक्षम हो कि आप अपने यहाँ पे तकनीकी R&D पे बल दें, ठीक है, रिसर्च और अनुसंधान पे बल दें आप, ठीक है, शोध अनुसंधान पे, और तकनीक को विकसित कर लें, जैसा कि चाइना ने किया, जैसा कि जापान ने किया। या दूसरा तरीका क्या होता है कि आप दूसरे देशों से तकनीक क्या कर लें, खरीद लें, ठीक है, या एक तरीके से उनसे आप क्या करें, एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जाएं, उनसे तकनीकों को आयात कर लें, खरीद लें, या उनसे एक तरीके से साझा उसके तहत, कानून के तहत एक तरीके से उनको सीख लें। ठीक है। पर यहाँ पे समस्या क्या जाती है, आप उस चीज़ में सक्षम नहीं थे कि आप R&D कर लें अपने देश में, क्योंकि आप निवेश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज़ तो वो आपका समस्या हो गई। दूसरा क्या है, दूसरे देशों के साथ लेने वाली तकनीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपकी पॉलिसीज ऐसी थी, फेवरेबल थी, खास करके आप 91 के पहले जाएंगे, LPG के पहले, तो आप एक क्या थे, क्लोज्ड इकोनॉमी थे, बंद इकोनॉमी। और जब अर्थव्यवस्था आपकी बंद रहती है, क्लोज्ड इकोनॉमी रहती है, तो आपका कोई भी देश आपके साथ किसी भी तरीके का व्यापार नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर आपके साथ व्यापार नहीं करेगा तो आपको तकनीक भी नहीं देगा। ठीक है। अब आज की तारीख में हमको अधिकांश देश तकनीक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको उनसे कुछ ना कुछ फायदा है, उनको हमसे कुछ ना कुछ फायदा है। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल होता है सब कुछ। ठीक है। अगला आता है आपकी समस्या आर्थिक में, वो है कच्चे माल की कमी एवं गुणवत्ताहीनता। अब आपके यहाँ पे कच्चा माल तो उपलब्ध है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि भारत और खास करके अगर हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो ये क्या है, खनिज संपन्न राष्ट्र के रूप में है, खनिज संपन्न प्रदेश के रूप में हम जाने जाते हैं। पर दिक्कत कहाँ जाती है कि हमारे यहाँ जो खनिज मिलता है वो कई गुणवत्ताहीन रहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखें, हमारे यहाँ पे कोयला मिलता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कोयला मिलता है उसकी गुणवत्ता क्या है, उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोयला कौन सा मिल रहा है, आपका बिटुमिनस टाइप का मिल रहा है, पर उसकी गुणवत्ताहीनता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फिर उसको कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा क्या है, कमी रहती है। अब हमारे यहाँ कोयले के ही परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कीजिए, तो हमारी जो बिजली की खपत है, खास करके तापीय क्षेत्र वाली, उसमें जितनी हम आपूर्ति कर रहे हैं वो हमारी क्या है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। इसी कारण तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, दूसरे सोर्सेस पर रिलाय करना पड़ता है, जिसमें आपका न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, सोलर एनर्जी आ जाती है। आवश्यकता भी है इस क्षेत्र में हमको बढ़ने की, नवीकरणीय क्षेत्र में। पर आप तो अभी इस क्षेत्र में सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके दूसरे सेक्टर में कमी हो रही है। खास करके अभी जो कुछ राज्यों में, दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, अभी आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम बात करें वर्तमान परिस्थितियों में, जहाँ पे कोल क्राइसिस उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये कोल क्राइसिस एक तरीके से सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से उत्पन्न हो रही है। ठीक है। अगला आपका समस्या है आर्थिक क्षेत्र में, वो है कुशल मानव संसाधन का अभाव। अब देखिए, हमारे देश में मानव संसाधन बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा कैसे है, क्योंकि हमारे देश की जो अधिकांश आबादी है वो क्या है, युवा वर्ग है। अब इस युवा वर्ग में समस्या क्या है, किसी भी देश में जो युवा आबादी रहती है वो तभी लाभप्रद होती है जब वो शिक्षित हो, जब वो कौशल युक्त हो, अन्यथा वो एक बोझ बन के रह जाते हैं। हमारे देश में दूसरी वाली समस्या, हमारे देश की जो युवा आबादी है वो एक तरीके से बोझ है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो शिक्षा का अभाव है, दूसरी चीज़ कौशल का अभाव है। शिक्षा में क्या समस्या है आपके यहाँ पे, आपके यहाँ की शिक्षा उद्योगों की मांग के अनुरूप नहीं है। शिक्षा क्या है, उद्योगों की मांग के अनुरूप नहीं है, मतलब लोग डिग्री लेके निकल रहे हैं पर मार्केट में वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो ये पहली समस्या हो गई। और दूसरा कि जो लोग भी मार्केट से डिग्री लेके निकल रहे हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की स्किल होनी चाहिए थी, कौशल होना चाहिए था। ठीक है, ताकि वो किसी न किसी प्रकार के उद्योग में काम आ सके, तो इस चीज़ का भी अभाव है। अभी इसलिए सरकार प्रयासरत है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से, पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है। अगली जो समस्या, आखिरी समस्या आपके आर्थिक कारणों में, वो है ऋणाभाव। ठीक है, अब आपके देश में अधिकांश लोग कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर जो सरकार की डेटा के हिसाब से गरीबी रेखा के ऊपर भी हैं, वो भी क्या है, एक अजीब सी स्थिति है। ठीक है, क्योंकि उनकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सब लोग क्या रहते हैं, सदैव किसी न किसी प्रकार के ऋण जाल में फंसे होते हैं। ठीक है, ये सब ऋण जाल में फंसे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार के ऋणाभाव में रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब लोग चूंकि ऋणाभाव में फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से लोन लेके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब आप इन लोगों से, मतलब अधिकांश देश की अधिकांश आबादी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये लोग किसी तरीके की बचत करेंगे। उस बचत से क्या होने वाला है, आपका पूंजी निर्माण होगा, कैपिटल जनरेशन होगा, कैपिटल क्रिएशन होगा, और उस फिर कैपिटल का क्या होगा, निवेश होगा, पूंजी का निवेश होगा। तो ये जो चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये समस्या यहाँ पे जाती है। अगले जो कारण आते हैं आपके, वो है प्रशासनिक या राजनीतिक कारण। उसमें पहला आता है कार्यकुशलता में कमी।
कार्यकुशलता में कमी हम दो तरीकों से बात कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रशासनिक क्षेत्र में बात कर रहे हैं कार्यकुशलता की, तो दो तरीके से। पहला तो लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही क्या होती है? देखिए, अब आप किस, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई मिस्टर एक्स हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, हजार हजार करोड़ रुपए का निवेश करना चाह रहे हैं आपके यहाँ की अर्थव्यवस्था में, उद्योगों में कोई उद्योग लगाना चाह रहे हो मिस्टर एक्स, वो निवेश करना चाह रहे हैं, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए का। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो प्रशासनिक चैनल है उनमें जाएंगे, किस चीज़ के लिए, कि हर तरीके को उनको परमिशन मिल सके, लाइसेंस मिल सके, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में मिस्टर एक्स को लगभग लग जाएंगे 1.5 से 2 साल। मतलब इस 1.5 से 2 साल क्यों लग गए? क्योंकि यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, बाबू लोग थे, उनने उनकी फाइलों को लटका के रखा। फाइलों को लटका के रखा मतलब पेंडिंग रखा, पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अपना जो वहाँ पे कट होना चाहिए था वो नहीं मिला। अब इस दौरान होगा क्या, इस पूरी प्रक्रिया के 1.5-2 साल के दौरान होगा क्या, मिस्टर एक्स जो 1000 करोड़ रुपए लेके आए थे, अब वो मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण और दूसरी चीज़ की उनका जो अनावश्यक खर्च हुआ उसके कारण वो 1000 करोड़ रुपए मुश्किल से अब वो 400-500 करोड़ रुपए बचेगा। इसके वजह से हुआ क्या, उनको जितना निवेश करना था वो निवेश हुआ नहीं। मतलब वो कहीं ना कहीं उनके तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो 500 करोड़ रुपए के क्या गए, वो नुकसान में गए हैं। मतलब सीधी सी बात है, अब वहाँ आपके यहाँ पे वो नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे देश की समस्या क्या है, प्रशासनिक क्षेत्र की समस्या है, जो क्या कर रहा है, अपना काम सही से नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें व्यवस्था ऐसी बनी हुई, लाल फीताशाही की, रेड टेपिज्म की व्यवस्था बनी हुई, ठीक है। दूसरा, कुप्रबंधन। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, इस कारण ये समस्या वहां पर उभर कर आती है। अगली जो समस्या है राजनीतिक प्रशासनिक रूप से, वह है आपके यहाँ पे जटिल प्रणालियां हैं। अब जटिल प्रणालियों में जो पहली समस्या आती है, बहुत बड़ी समस्या है, कई अर्थशास्त्री लोग इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को सुझाव दे चुके हैं, पर सरकार अभी तक उस चीज़ में राजी नहीं है। कुछ उसमें सेक्टर में राजी हुई है। वो समस्या आपकी कर प्रणाली। हमारे यहाँ की जो टैक्सेशन वो है, व्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा जटिल है। टैक्सेशन सिस्टम हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा जटिल कैसे है? क्योंकि सरकार, जब सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जो भी उद्योग लगाने आएंगे आपके यहाँ पे, सबसे पहले आपसे क्या लिया जाता है, मैट लिया जाता है। खैर अभी सरकार के लिए, सरकार ने फिलहाल के लिए नए उद्योगों के लिए मैट समाप्त कर दिया है। एक अच्छा वो है, सरकार की पॉलिसी है। दूसरी चीज़, उद्योगों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। सरकार को इस नीति में क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए, ठीक है। खास करके यहाँ पे एक तो उद्योग हो गया, दूसरा क्या है, जो उच्च वर्ग है, अमीर वर्ग है, उससे भी बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। लगभग ये टैक्स इतना चला जाता है, 30% के ऊपर चला जाता है। तो ये टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, लोग निवेश के लिए क्या है, प्रोत्साहित नहीं हो पाते हैं। तो ये टैक्सेशन पॉलिसी आपके यहाँ पे खराब है। दूसरा क्या है, लाइसेंसिंग प्रणाली। देखिए, लाइसेंसिंग प्रणाली का अब क्या है, एक तरीके से निजात, इस जो समस्या थी इसका निजात हो चुका है, समाधान हो चुका है। इस लाइसेंसिंग प्रणाली को समझते हैं। पहले इसको समझने के लिए आपको पहले एक सिनेरियो में चलना पड़ेगा, वो है 1991 पहले की व्यवस्था, ठीक है। 1991 के पहले आपको अपने देश में किसी भी प्रकार के उद्योग को लगाने के लिए सरकार की परमिशन चाहिए होती थी। सरकार का क्या चाहिए होता था, लाइसेंस चाहिए होता था। जब वो लाइसेंस मिलेगा तभी आप कोई भी उद्योग स्थापित कर सकते थे। यहीं पे एक समस्या, इसी के साइमल्टेनियसली एक और समस्या विद्यमान थी। इसको जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे 1991 के, तब समझेंगे, अभी सिर्फ नाम समझते हैं। वो था आरक्षित मदें। आरक्षित मदें का सिद्धांत, ठीक है। इसको उसमें 3 नंबर के में आपसे पूछा जा सकता है कि आरक्षित मदें का सिद्धांत क्या है। तो आरक्षित मदें का मतलब क्या होता है कि सरकार ने क्या किया हुआ था 1991 के पूर्व, कि सरकार ने आइटम्स फिक्स किए हुए थे। आइटम्स फिक्स किए हुए थे मतलब कि आइटम उन्होंने फिक्स कर दी कि इन प्रोडक्ट्स का निर्माण सिर्फ सरकार कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने क्या बोल दिया, सरकार ने बोल दिया कि कोई टेबल कुर्सी है, उसको सिर्फ सरकार बनाई है, टेबल कुर्सी का उद्योग सिर्फ सरकार लगा सकती है, उदाहरण के लिए हम बोले हैं ना। या फिर क्या है, टीवी बनाने का या कार बनाने का उद्योग सिर्फ सरकार लगा सकती है, निजी क्षेत्र नहीं लगा सकता। इसको क्या बोलते हैं, आरक्षित मदे का सिद्धांत बोलते हैं। तो इस व्यवस्था को भी 91 के रिफॉर्म के बाद समाप्त कर दिया गया। और दूसरा यहाँ हमने जो लिखा हुआ लाइसेंसिंग प्रणाली, उस व्यवस्था को भी 91 के रिफॉर्म के बाद समाप्त कर दिया। आज की तारीख में 2 से 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। एक आपका फार्मा सेक्टर है, जहाँ पे लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी उद्योग लगाने के लिए, और आपका जो वो होता है केमिस्ट शॉप होती है उसके लिए। दूसरा आपका क्या होता है, परमाणु सेक्टर, वहाँ पे। तीसरा होता है आपका इसमें संचार सेक्टर, ठीक है। जैसे आपका जियो एयरटेल, अगर ये अपनी कोई कंपनी खोलते हैं, इस टाइप कोई कंपनी आती है संचार सेक्टर में, तो उनको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम बांटे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगली जो समस्या है आपका राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में, वो है राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है। इसको हम एक उसमें से कृषि वाला जो सेक्टर, उसमें उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसको आप उद्योग सेक्टर से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। आप समझिए, आपके 1965 के टाइम पीरियड में, ठीक है, जैसे क्या हुआ,
पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त होता है, हमारे यहाँ पे भूखमरी और अकाल पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे क्या लॉन्च किया जाता है, हरित क्रांति की लॉन्च की जाती है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हमने पढ़ा, ऊपर के लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने जब पढ़ा उसके एक तरीके से नकारात्मक पक्षों में पढ़ा था हमने, नकारात्मक पक्षों में, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने पॉइंट पढ़ा नकारात्मक पक्षों की, ये सबसे ज़्यादा सफल कहाँ रही, पश्चिमोत्तर भारत में सफल रही। तो हमने वहाँ पे पॉइंट पढ़ा कि ये पश्चिमोत्तर भारत में सफल क्यों रही। तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट देखा था कि वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता थी। राजनीतिक स्थिरता का मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि सरकारें क्या है हर एक डेढ़ दो साल बाद सरकार चेंज हो रही हैं। अगर सरकार हर डेढ़ दो साल चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे हर 1.5 से 2 साल में नीतियाँ चेंज हो रही सरकार की। और इन नीतियाँ चेंज होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पॉलिसीज में क्या है, स्थिरता नहीं है। पॉलिसीज में स्थिरता ना होने की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमको अब भारत के परिप्रेक्ष्य में समझिए आप, कि आप चले जाइए, राजीव गांधी की हत्या होती है, राजीव गांधी की हत्या से लेकर के आपके अटल जी की सरकार बनने तक का 10 साल का टाइम पीरियड लगभग, एक मोटा तौर पे देखें, इस 10 साल में आपके देश में कम से कम 4 से 5 प्रधानमंत्री आ गए। मतलब आपके देश की उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी पॉलिसी वाइज, वो क्या थी, बहुत ही अस्थिर थी। अगर राजनीतिक व्यवस्था आपकी अस्थिर थी, पॉलिसीज आपकी अस्थिर थी, तो वहां पे लोग निवेश करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आपके पूंजी को डूबने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये राजनीतिक अस्थिरता कारण बनता है। अगला है आपका राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। एक बहुत सामान्य पॉइंट है। राजनेता लोग जो हैं, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। काम करना नहीं चाहते मतलब वो फेवरेबल नीतियां नहीं बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो अपने जो उनका जो जो भी क्षेत्र रहता है वहाँ पे किसी तरीके के विकास की बात नहीं करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, और सरकार सरकार ये जो जनता प्रतिनिधि है वो विकास की बात कर नहीं रहे हैं, और जनता उससे जवाब मांगती नहीं है। तो ये समस्या जाती है आपके यहाँ पे। ठीक है, अगला आता है आपका सामाजिक कारण। अब सामाजिक स्तर पे कौन से कारण विद्यमान उनको देखते हैं। तो पहला है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अब कृषि पर अत्यधिक निर्भरता कैसे समझिए इसको। हमारे देश की जो कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है, उस कार्यशील जनसंख्या का लगभग 45 से 46% लोग, ठीक है, 45-46%, कहीं कहीं आपको 43% का डेटा भी मिलेगा। सरकार का डेटा वेरी करता रहता है हर 6 महीने में, साल भर में। ठीक है, उसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं आपको। तो ये क्या है, लगभग अगर मान लें 45% लोग क्या है हमारे देश में क्या है, कृषि क्षेत्र में अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब हमारे देश की जो बड़ी आबादी है वो क्या कर रही है, एक तरीके से यहाँ पे निर्भर है। और इससे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे निकल के आती है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या। मतलब ये लोग क्या हैं, समझिए कि अभी यहाँ पे एक तरीके से समझिए कृषि क्षेत्र में कि 1 एकड़ की भूमि है। ठीक है, इस 1 एकड़ की भूमि में कार्य करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कोई परिवार है गांव क्षेत्र में, उसके पास 1 एकड़ की भूमि है, वहां कार्य करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता है। पर उस परिवार में क्या है, 5 से 6 भाई लोग हैं। ठीक है, अब वो सभी के सभी उसी 1 एकड़ भूमि में कार्य कर रहे होंगे। मतलब ये जो बाकी से 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, 4 लोग एक्स्ट्रा हैं वहां पे, वो एक तरीके से उनकी आवश्यकता नहीं है, पर उसमें वो कार्यशील है। मतलब एक तरीके से क्या बोला जाए इसको, कि वो कार्य में लगे तो हुए हैं, पर उनकी उत्पादकता क्या है, शून्य है। क्यों? क्योंकि जितनी उत्पादकता आ रही है उतनी उत्पादकता तो एक ही व्यक्ति दे सकता था पहले भी। ठीक है, तो ये कृषि आधारित कृषि पर अत्यधिक निर्भरता से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और उद्योग क्षेत्र क्या होता है आपका, अप्रभावित रहता है। मतलब यहाँ पे एक समस्या जो सामान्य तौर पर उभर के आती है, इस पूरी समस्या को सामान्य तौर पर देखा जाए, यहाँ पे आपका श्रम विभाजन नहीं हो पा रहा है, श्रम का मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, श्रम का मोबिलाइजेशन मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र से सेवा और उद्योग क्षेत्र में श्रम आपका क्या है, जा नहीं रहा। सेवा क्षेत्र में चला भी जाता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में अलग प्रकार के श्रम की आवश्यकता है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपको किसी न किसी प्रकार की स्किल चाहिए है, किसी न किसी प्रकार का एजुकेशन का स्तर होना चाहिए आपका, कुछ ना कुछ, है ना। तो श्रम सेवा क्षेत्र एक अलग सेक्टर हो जाता है। उद्योग क्षेत्र में तो कभी कभी इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है। ठीक है, आपके पास सिर्फ स्किल हो उतने में काम हो जाता है। तो ये सामाजिक कारण में पहला कारण हो गया। दूसरा आता है आपका वैकल्पिक रोजगार अवसरों की कमी है। वैकल्पिक रोजगार अवसरों की कमी मतलब, अब आपके यहाँ पे कृषि क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं वो कार्यरत क्यों हैं, क्यों? क्योंकि सरकार उनको वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। मतलब हमारे देश में वैकल्पिक रोजगार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो लघु कुटीर उद्योग के रूप में निकलना चाहिए था, स्वरोजगार के रूप में निकलना चाहिए था, पर सरकार उस क्षेत्र में क्या रही, पूर्ण रूप से असफल रही। ठीक है, ये हुआ। अगला है आपका बचत की प्रवृत्ति का ना होना। बचत मतलब लोग क्या कर रहे हैं, पैसा बचा नहीं रहे हैं।
ठीक है। बचत से होता क्या एग्जैक्टली अब ये समझिए, एक साइकिल है पूरा, ठीक है। अब आपको जो भी आय प्राप्त हो रही है उस आय से आप कुछ ना कुछ बचत करेंगे। उस बचत से क्या होगा, आप बचत कहाँ करेंगे, आप बैंक खाते में करेंगे। उससे क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा। वो पूंजी कहाँ जाएगी, जो अभी पूंजी बैंक के पास है, आपने चूंकि आपने बैंक में बचत की थी, तो बैंक पूंजी का निर्माण बैंक के पास होगा, ठीक है। उस पूंजी को बैंक क्या करेगा, ऋण के रूप में अर्थव्यवस्था में क्या करेगा, निकालेगा, ठीक है। लोग उसको ऋण लेके क्या करेंगे, निवेश करेंगे। निवेश किस चीज़ के लिए करेंगे, अब निवेश तो आपको क्या है, शादी ब्याह के लिए तो करना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उद्योगों में निवेश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे निवेश शादी ब्याह का मतलब क्या है कि निवेश दो तरीके का, ऋण जो होता है वो दो तरीके का होता है। उत्पादक ऋण होता है, अनुत्पादक ऋण होता है। उत्पादक ऋण मतलब निवेश, ऐसी जगह निवेश करना ऋण का जहां से आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होने वाला है, कुछ ना कुछ आय प्राप्त होने वाली है। और अनुत्पादक ऋण मतलब क्या होता है, आप ऐसी जगह निवेश किए दे रहे हैं जहां से आपको जीरो प्रॉफिट होने वाला है। जैसे आपने कोई लोन लिया बैंक से, आप उसको क्या कर रहे हैं, किसी सामाजिक धार्मिक कार्य सांस्कृतिक कार्य में खर्च कर रहे हैं, शादी ब्याह में खर्च कर रहे हैं, दहेज देने में खर्च कर रहे हैं, ठीक है, मृत्यु भोज में खर्च कर रहे हैं। ये क्या होता है, सब अनुत्पादक ऋण होते हैं। इनसे इन सब के बारे में हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, बचत की प्रवृत्ति ना होने से आपके यहाँ पे क्या होता है, निवेश में कमी आती है अल्टीमेटली, ठीक है। ये पूरा साइकिल है, इस साइकिल को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, अत्यधिक जनसंख्या से उपभोग में वृद्धि होती है। अब आज की तारीख में दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड नेशन है हम, ठीक है, स्टेट है हम, ठीक है। नेशन नहीं बोलना चाहिए, स्टेट बोलना चाहिए यहाँ पे, तो स्टेट है हम, ठीक है। दूसरा चीज़ जो यूएन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 2040, कहीं कहीं आपको 50 का भी डेटा मिलेगा। तो अभी अगर मान के चलें कि 40 से 50 के बीच, मतलब कि 45 में अगर हम चले तो 2045 में हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड नेशन हो जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड नेशन का होने का मतलब क्या है, लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 140 145 करोड़ की जनसंख्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इतनी जनसंख्या का जो उपभोग का स्तर है बहुत ज़्यादा उच्च रहेगा, पर उस उपभोग की आपूर्ति हम सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, मतलब आत्मनिर्भर नहीं है हम, ठीक है। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं समस्या जा रही है। तो ये क्या थे, पूरे आपके सामाजिक कारण थे। अगला आता है आपका वैश्विक कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारण, ठीक है। मतलब अब भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आप 91 के पहले जाएंगे तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इसका मतलब सामान्य से अगर देखा जाए, भारत दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ, दूसरे देशों के साथ किसी तरह का कोई व्यापार नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर उन देशों में कुछ होता है का मतलब क्या है कि आर्थिक प्रक्रिया में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, आर्थिक व्यवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, तो उससे भारत क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। पर अगर आपकी इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी, एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, निर्भर हो जाएंगी, तो अगर वहां पे कुछ परिवर्तन होगा तो यहाँ पे उसका प्रभाव दिखेगा। उदाहरण के तौर पे देखिए इसको, कि 2008 की जो वैश्विक मंदी आई अमेरिका में, उसको नाम क्या दिया गया, वैश्विक मंदी का नाम दिया गया। भाई मंदी तो अमेरिका में आई थी, उसको यूएसए के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ बोलना चाहिए था, पर उसको नाम क्या दिया गया, वैश्विक मंदी। क्यों, क्योंकि सभी इकोनॉमीज, वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब कहीं ना कहीं यूरोप में, यूएसए में जो भी चल रहा है उसका प्रभाव दूसरे देशों पे देखने को मिलेगा ही। इस कारण उसको क्या नाम दिया गया, वैश्विक मंदी। उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, ठीक है। जब हम आर्थिक सुधार पढ़ेंगे तब उस चीज़ को देखें क्या प्रभाव पड़ा भारत में उसका, ठीक है। अभी चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कारण में, देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा। अब इस चीज़ को समझिए, हम जो भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उससे हमको क्या ना क्या है, आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। इसका बहुत अच्छा एकदम लेटेस्ट एग्जांपल के साथ देखते हैं 2020 में। कब, 2020 में भारत सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया पैन इंडिया लेवल पे, वो था आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत की स्पीच जो थी उसमें अगर आप जाके देखेंगे, मोदी जी ने जो स्पीच दी थी उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो उन्हें एक सेक्टर का वहाँ पे वर्णन किया। वो क्या था, हमारा आपके जो खिलौना उद्योग है, जो बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते हैं, उस सेक्टर का उन्होंने वर्णन किया। और वो सेक्टर हमारे देश में कैसे समाप्त हो गया धीरे धीरे, उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पे क्या किया, हाईलाइट किया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं अभी वो कैसे बर्बाद हुआ, ठीक है। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा प्रतिस्पर्धा का कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें एग्जैक्टली हुआ क्या था, इस चीज़ को समझिए कि आपके देश में जो वो था, खिलौना उद्योग था, अच्छी तरीके से फलित फूलित हो रहा था, अच्छे तरीके से व्यापार चल रहा था। हमारे यहाँ के जो लोकल आर्टिसंस थे वो अपना काम कर रहे थे। पर यहीं पे क्या होता है, हमारे देश की इकॉनमी जैसे ही ओपन होती है 91 में, और उसी दौरान क्या करता है, माओ के प्रभाव के कारण, माओ की इकोनॉमिक नीतियों के कारण चाइना ग्रो करता है। चाइना इतना ग्रो करता है कि उसका 2000 के वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, खास करके हमारी इकॉनमी में। क्यों, क्योंकि हम चीज़ें आयात करने लग गए बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या किया, चाइना के बने हुए खिलौने आयात करना चालू किए आप। चाइना के बने हुए खिलौने किस चीज़ के, जो वो फाइबर के बनाते हैं, प्लास्टिक के बनाते हैं खिलौने, ठीक है, रबड़ वगैरह के जो बनाए जाते हैं, इन सब खिलौनों को आपने आयात करना चालू किया। तो हमारे यहाँ का जो लोकल खिलौना था वो एक तरीके से मार्केट से बाहर होने लग गया। मार्केट से बाहर क्यों हुआ, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया।
प्रतिस्पर्धा दो चीज़ों में हो जाती है सामान्य तौर पर। एक होता है उसमें आपका प्राइस में, कि आपका जो मूल्य है उसमें प्रतिस्पर्धा, और दूसरा होता है आपका क्वालिटी में प्रतिस्पर्धा। ठीक है, देखिए क्वालिटी के आधार पर देखा जाए तो क्वालिटी के आधार पर तो भारतीय उद्योग भारतीय खिलौने बहुत अच्छे थे, पर एक तरीके से जो जनता होती है, जनता को सामान्य तौर पर अगर जो सामान्य माइंड सेट होता है उपभोक्ता का, जनता नहीं बोलना चाहिए, उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता का जो सामान्य माइंड सेट होता है वो किससे प्रभावित होता है, उसका मूल्य कितना, इस चीज़ से प्रभावित होता है। तो चाइनीज खिलौने क्या है, भारतीय खिलौने के कंपेयर में बहुत सस्ते थे, बहुत ही सस्ते। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उपभोक्ता ने उन खिलौनों को खरीदना चालू किया, चाइनीज खिलौनों को, तो धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीय खिलौने मार्केट से बाहर हो गए। तो उनको बनाने वाले जो आर्टिसंस थे वो एक तरीके से क्या होने लग गए, सब बेरोजगार होने लग गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयातित उत्पाद से हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपकी जो ओपन इकोनॉमीज होती हैं, जहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये सब चल रहा होता है, तो वहाँ पे ये सब समस्याएं आती हैं। इसी कारण तो भारत जो समझौता होने वाला था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था किनके बीच, भारत चाइना और जितनी भी एशिया पैसिफिक की कंट्रीज थी, इनके भी जो समझौता होने वाला था, उससे भारत बाहर निकल गया। क्यों, क्योंकि एक तरीके से अल्टीमेटली जो फायदा होने वाला था उसमें सिर्फ चाइना को होने वाला था, बाकी सभी कंट्रीज को नुकसान होने वाला था। क्योंकि चाइनीज इकॉनमी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, उसको कंट्रोल कर पाना किसी भी देश की अभी स्थिति नहीं है। तो ये समस्या जाती है प्रतिस्पर्धा में। दूसरा है आपका दुर्लभ कच्चे माल की कीमत अधिक होना। दुर्लभ कच्चे माल आपके यहाँ पे अधिक सभी खनिज उपलब्ध नहीं है। अगर आज की तारीख में हम बात करें, यूरेनियम की बात कर लें हम, ठीक है, खनिज एक यूरेनियम की बात कर लें, तो हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं स्वयं से। इसी कारण हमको क्या है, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ठीक है, कजाकिस्तान से, यहाँ से तमाम क्या करना पड़ता है, हमको यूरेनियम आयात करना पड़ता है, ताकि हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके, पूरा कर सकें। ठीक है, आपके यहाँ पे सोना की खपत बहुत ज़्यादा है, गोल्ड की खपत बहुत ज़्यादा है, पर क्या वो उतना उत्पादन हो रहा है, नहीं। तो हम उसको आयात कर रहे हैं, कहाँ से, रशिया से, साउथ अफ्रीका से, इन जगहों से हम आयात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या है, कच्चा माल, दुर्लभ कच्चा माल जो है उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। आपके यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो अच्छी तरीके से ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास पे कच्चा माल उपलब्ध नहीं है अच्छी मात्रा में। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का जो असेंबलिंग सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो असेंबलिंग यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, वो भारत में लगाएगी, नोएडा में, पर उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है आपका, ताइवान, वियतनाम और चाइना में हो रहा है। मतलब प्रोडक्ट बनता वहाँ है, फिर आके यहाँ सिर्फ असेंबल हो रहा है वो। क्यों, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। तो जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो कंपनियाँ हैं, वो यहाँ पे ला करके कच्चा माल यहाँ लेके आएँ, फिर उस सामान को यहाँ बनाएं, उनके लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है, उनके लिए क्या है, वो किफ़ायती नहीं है, इस कारण वो काम करेंगे नहीं। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या आपके यहाँ पे उच्च सीमा शुल्क है। उच्च सीमा शुल्क को मतलब क्या समझिए, यहाँ पे इंपोर्ट जो वो है आपका, इंपोर्ट टैक्स होता है, एक्सपोर्ट टैक्स होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट टैक्स होता है, ये सरकार ने क्या है, बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। देखिए, अब आप जो है एक्सपोर्ट टैक्स अगर आप ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, आप निर्यात शुल्क बहुत ज़्यादा रखेंगे अगर आप, तो इसमें नुकसान क्या होता है, सिर्फ आपके देश के लोगों का होता है। आपके देश के लोगों का मतलब आपके देश के व्यापारी वो होता है, उद्योगों का होता है। क्यों, निवेश निर्यात शुल्क ज़्यादा रहेगा, तो सीधी सी बात है, आपके यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देशों में जाकर के बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। दूसरा, आयात शुल्क कम है। अब किसी भी देश का कोई प्रोडक्ट अगर हमारे देश में आ रहा है, अगर उसको महंगा करना है, एक अब इसको चाइना के परिप्रेक्ष्य में समझिए कि चाइना अगर हमारे देश में कुछ भी प्रोडक्ट भेज रहा है, तो सीधी सी बात है, उसके यहाँ के लागत मूल्य बहुत कम होता है। लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस कम होने की वजह से क्या होता है, वो सस्ते दाम पे हमारे यहाँ भारत में भेजता है, सस्ते दाम में वो बिकेगा। अगर उसको महंगा करना है तो सरकार उसमें सिर्फ क्या कर दे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे या इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दे, जिसको सामान्य भाषा में ड्यूटी बोला जाता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, आयात शुल्क बढ़ा दे। आयात शुल्क बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, वो आइटम यहाँ पे क्या होने वाला है, महंगा होने वाला है, और आपके यहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट था उससे कंपेयर में सस्ता रहने वाला है। पर सरकार की नीतियां ऐसी क्या रहती हैं कि उनके आयात शुल्क सदैव क्या रहती है, कम रहती है। जब कोई विवाद होता है तब वो थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, आयात शुल्क बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे क्या हुआ, गलवान घाटी विवाद हुआ, हमारे सैनिक कुछ वहाँ पे शहीद हुए, तो उन्हें सरकार ने क्या कर दिया, तुरंत कुछ आइटम्स में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जो चाइना से आ रहे थे। पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ तो उन्हें कुछ आइटम्स में क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। उसके बाद वापस से क्या कर देते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, WTO की पॉलिसीज के तहत, क्योंकि सरकार क्या, भारत सरकार क्या है, भारत क्या है, WTO का उसमें वो है, मेंबर है, तो उसके अनुसार फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वापस से रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। तो ये बाध्यता होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सीमा शुल्क का एक कॉन्सेप्ट हो गया।
अगला जो है आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय कारणों में, वो है तकनीकी हस्तांतरण का ना होना। ठीक है, अब वही हमने इस पॉइंट को पहले भी समझा हुआ है कि तकनीकी हस्तांतरण ना होने की वजह से क्या दिक्कतें जाती है, तकनीकी हस्तांतरण कैसे होता है, इस चीज़ को हमने पहले समझ लिया है ऊपर आर्थिक कारणों में। ठीक है, तो इसमें वापस डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या था पूरा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के मंद औद्योगिकरण के कारण क्या है, या फिर किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था, इसको आप अगर से पूछा जाता है आपसे सामान्य तौर पर एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मंद औद्योगिकरण के कारण क्या होता है, क्योंकि हर विकासशील अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मंद औद्योगिक विकास के फेज में रही है। इसमें आप चाइना को एक एक्सेप्शन के तौर पर ले सकते हैं, वो अपवाद है। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर वो अपवाद है। तो यहाँ पे आप समान तौर पे बता सकते हैं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मंद औद्योगिकरण कारण क्या है, या भारतीय अर्थव्यवस्था के मंद औद्योगिकरण के कारण क्या है। अब चलते हैं आपके आज के प्रश्न में। आज का जो प्रश्न रहेगा वो है कि भारत में उद्योगों की स्थापना हेतु उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, इनकी क्या करना है, पहचान करना है। ये पहचान आपको 5 नंबर में करना है। 5 नंबर में करने का मतलब क्या होता है, 50 से 60 शब्दों में करना है। ठीक है, इसका उत्तर आप लिख करके दर्पणशील सेल्सियस के टेलीग्राम ग्रुप में या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वहां से चेक करने के बाद आपको उसको उत्तर का रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।